हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आज से हम क्लास 7 की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा और चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी, यानी समानता को हम देखने वाले हैं। पिछले जो क्लासेस में हमने समानता के बारे में पढ़ा था, जब आप क्लास 6 की पॉलिटी पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वालिटी क्या होती है, समानता क्या होती है। उसी पर बेस्ड ये एक पूरा चैप्टर है क्लास 7 में जो आपको पढ़ना है कि इक्वालिटी क्या है, क्या रियल में आपको समानता मिली है, क्या हर एरिया में हर क्षेत्र में आपको समानता मिली है, चाहे वो किसी भी जेंडर का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। उन सब चीज़ों पे आज हम गौर करेंगे और पढ़ेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी, है ना। उससे क्लास को या चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बैच है, इस बैच का नाम है, इस सीरीज़ का नाम है टारगेट एनसीईआरटी उद्देश्य सीटेट बैच। और इस सीरीज़ के जो भी वीडियो हैं वो डेली आपको शाम के 7 बजे मिल जाएंगे, अपलोडेड वीडियो होंगे। और हमारा टारगेट है कि हम सीटेट जुलाई 2025 को क्या कर सके, क्वालिफाई कर सके। तो जिन बच्चों ने पेपर 2 एसएसटी ले रखा है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसके बाद हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। पुराने और नई एनसीईआरटी का दोनों कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला ही टॉपिक है ऑन इक्वालिटी, यानी इस चैप्टर को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि ऑन इक्वालिटी क्या है, यानी समानता क्या है। तो आपको इस इक्वालिटी को समझने से पहले आप क्या देखोगे, एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ कांता, है ना। कांता नाम की एक लेडीज़ है, उसके बारे में हम एक स्टोरी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है, एक स्टोरी बताई गई है। एक कांता नाम की महिला है जो कि क्या करती है, किसी के घर में काम करती है ना। तो उसके बारे में एक कहानी बताई गई है कि किस तरह से वो इक्वालिटी को देखती है, किस तरह से वो समानता को देखती है और उसके साथ कौन कौन सी घटना घटती है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने या समझने से पहले आप स्टोरी को समझिए, ठीक है। तभी आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टोरी ऑफ कांता में हम क्या देखने वाले हैं कि कांता एक घरेलू कामगार है, यानी जो हाउस हेल्पर होती है ना, घर में जो काम, जैसे बाई लोग आती हैं डेली घर का काम करने, किसी के घर में खाना बनाने, किसी के घर में झाड़ू पोछा करने, उसी तरह की एक महिला है जिसका नाम क्या है, कांता, है ना। तो वो क्या करती है कि वो एक बहुत ही रईस आदमी के घर काम करती है, जैन साहब के घर, है ना। तो वह वोट देने गई है, ठीक है। काम जल्दी से काम ख़त्म करके अपने मालिक का, और वो वोट देने गई है। तो जब वो वोट देने गई है तो वोट क्या है, वोट जो है ना एक हमारा राइट्स है ना, हमारा अधिकार है। हम किसको वोट देना चाहते हैं, है ना, किस पार्टी को देना चाहते हैं, किस व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं, वो हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, कोई भी जेंडर का है, ये हमने पिछले क्लास की वीडियो में पढ़ा है ना, या 6 क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो जब वो कांता वोट देने के लिए, जब आप यहाँ पर देखिएगा, आप इस इमेज में देखिएगा, जब वो वोट देने जाती है ना, वोटिंग सेंटर पे, तो वो कतार में खड़ी रहती है ना। तो वो क्या देखती है कि हम सभी कहाँ हैं, एक ही लाइन में खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीरों की लाइन अलग है ना, या अमीर व्यक्ति अलग है या गरीब व्यक्ति अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको वोट देने का इक्वल क्या है, यहाँ पे अधिकार मिला है। तो ये कांता नाम की है, डोमेस्टिक वर्कर है जो कि घरेलू काम करती है। और इसकी एक सहेली है ना, इसकी एक दोस्त है जिसका नाम होता है सुजाता, ये भी डोमेस्टिक वर्कर है। वहीं और कौन लाइन में खड़ा रहता है, तो एक स्टूडेंट भी खड़ा रहता है ना। तो कोई क्या है, कोई ट्रेडर खड़ा रहता है, तो कोई टीचर खड़ी रहती है। और थोड़ी देर बाद कांता क्या देखती है कि इनके जस्ट पीछे आके जो इनके मालिक होते हैं मिस्टर जैन या जैन साहब, वो भी आके खड़े हो जाते हैं। तो कांता अपनी दोस्त से क्या बोलती है, ये जो उसकी दोस्त है सुजाता, उससे ये क्या बोलती है कि देखो कांता, कितनी अच्छी बात है कि हमारे मालिक भी हमारी ही तरह लाइन में खड़े हैं, और कितना अच्छा हमारा मतलब हमारे लिए ये बात है
कि ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन औरत है, कौन आदमी है, सभी इसी लाइन में खड़े होके अपने वोट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कांता को अच्छा लगता है। तो उसको यहाँ पे क्या दिखती है? इक्वालिटी दिखती है। क्या दिखती है? इक्वालिटी दिखती है, यानी समानता दिखती है कि हम, चाहे वो मेरा मालिक ही क्यों ना हो, वो भी इसी कतार में खड़ा है। यही एक स्टोरी है जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये क्या होता है, अब ये कांता जो है, ठीक है, अब इस कांता क्या करती है, अपने का वोट वोट देकर फिर वो चली जाती है अपने मालिक के घर काम करने, और अपनी मालकिन से कहती है कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरी बेटी जो गुड़िया है उसकी तबीयत ख़राब है। ठीक है, तो उसकी तबीयत ख़राब है, उसके लिए उसे क्या चाहिए रहता है? पैसा चाहिए रहता है। तो वो कुछ एडवांस लेती है और वो हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर देखती है कि वो बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है ना। तो वहाँ पे क्या कहती है, वो क्या सोचती है कि मेरे जो मालिक हैं जैन साहब, क्या वो भी इसी तरह लाइन में हॉस्पिटल में खड़े रहते होंगे? क्या वो भी इसी सरकारी अस्पताल में आते होंगे? नहीं, वो तो पैसे वाले हैं, वो तो कहाँ जाते होंगे? किसी अच्छे क्लिनिक में, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते होंगे। बट हमारे पास तो उतने पैसे नहीं हैं, तो हमें लाइन में खड़ा होके अपनी बारी का इंतज़ार करना है क्योंकि हम सरकारी अस्पताल में आए हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तब उसे क्या लगता है कि हमने क्या देखा, सुजाता ने क्या देखा कि वोट में तो इक्वालिटी दिखी, लेकिन जहाँ पैसे की बात आई है ना, जहाँ आर्थिक समानता की बात आई, वहाँ पे नहीं दिखी। अमीर आदमी को कोई लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता, अच्छे से अच्छे अस्पताल में वो अपना इलाज करा सकता है, वही गरीब आदमी को हर चीज़ के लिए दौड़ना भागना पड़ता है। तो अब ये स्टोरी क्या बताती है, अब ये समझिए। कांता देवी एक घरेलू कामगार है, वह वोट देने गई है और वह कतार में खड़ी है और दूसरों की तरह अपनी बारी का इंतजार कर रही है। उन्हें खुशी है कि वह सभी के बराबर है क्योंकि हर किसी का एक वोट है। उन्हें अच्छा लगता है कि वो अमीर और प्रभावशाली लोगों अच्छा लगता है कि अमीर और प्रभावशाली लोग भी कतार में खड़े हैं, लेकिन इससे इससे पूरी परे की दुनिया कुछ और ही है। मतलब उसके कहने का मतलब है कि इससे परे दुनिया कुछ और ही है। यहाँ पे तो समानता दिखेगी, जो अमीर है गरीब है सब एक ही लाइन में है ना। इस दुनिया में कोई समानता नहीं है। उसने क्या देखा, उसके साथ जब हॉस्पिटल में ये सब चीज़ हुआ, उसे लाइन में खड़ा होना पड़ा, तो उसे क्या लगा कि नहीं, हर जगह सेम नहीं है, दुनिया कुछ और है। कहीं समानता है तो कहीं समानता नहीं है, यानी हर जगह आपको समानता नहीं मिली है। यानी राजनीतिक रूप से, है ना, पॉलिटिकल रूप से आपको समानता मिल गई, आपको वोट देने का अधिकार है और आप लाइन में भी खड़े हो रहे हो सबके साथ। लेकिन जहाँ आपको समाज में और आर्थिक समानता की ज़रूरत है, वहाँ आपके पास नहीं है ना। तो दुनिया की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, तो उसे यकीन हो जाता है कि वह सामाजिक और आर्थिक असमानता का शिकार है और वह खुद की तुलना अपने साहब के परिवार के सदस्यों से नहीं कर सकती, जहां वह घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है। यानी उसे क्या लगता है, इस स्टोरी से क्या आपको समझ में आया? इस स्टोरी से समझ में आया कि आपको वोट देने का तो अधिकार है, वहां पे तो आपको बराबरी मिल गई है, लेकिन अब समाज में बराबरी कैसे करोगे? क्योंकि ये जो कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बराबर होने नहीं देते हैं, या कुछ अमीर है तो कुछ गरीब है। क्या हर लोग एक तरह के हैं? नहीं। कोई बहुत ज़्यादा रिच है तो कोई खाने के लिए उसको सोचना पड़ता है 2 वक्त की रोटी के लिए। तो आर्थिक असमानता देखने को हमें मिलता है। तो ये थी कांता की स्टोरी। तो आपके नज़र में आप क्या समझते हैं कि समानता क्या है ना? इक्वालिटी क्या है? तो इसमें हमको ये समझ में आया कि हर चीज़ सेम नहीं है, हर जगह समानता नहीं है। हम बात तो करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी क्या है? हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है ना, हमारा अधिकार है। बट हमें क्या है, हर जगह हमको समानता नहीं मिली है, हर जगह हमें बहुत सारी चीज़ों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, इक्वल राइट टू वोट, है ना। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट कैन वोट रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, रिच और पुअर। यानी हमारे जो संविधान में, हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतांत्रिक हमारा
हमारी जो कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे हर किसी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, यहाँ हमें समानता मिली है। और इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्क व्यक्ति धर्म, शिक्षा, जाति, अमीर या गरीब की परवाह किए बिना मतदान दे सकता है। शिक्षा से तात्पर्य ये है कि शिक्षा का मतलब कि कोई इलिटरेट है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी वोट दे सकता है, और जो पढ़ा लिखा है वो भी वोट दे सकता है। तो इस चीज़ को हम क्या पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, क्वेश्चन आता है, डबल टिक कर लीजिएगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि हमारे इस देश में सभी वयस्क को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी को मतदान देने का अधिकार है। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक कहता है। अब देखिए कि कहाँ कहाँ आपको असमानता, यहाँ पे इनइक्वालिटी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको एक और स्टोरी पढ़नी है, ये जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है। ये आपकी एनसीईआरटी ने एक स्टोरी डाली है, जिस स्टोरी का नाम है स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी है। अब आप समझिए कि इस स्टोरी में क्या है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। कौन है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन, अब यहाँ पर आप डबल टिक लगा लीजिएगा कि जूठन किसकी आत्मकथा है। जूठन है ना, जूठन किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो कि एक दलित लेखक है, उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है क्या है? जूठन, है ना। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जिन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में दलित होने के अपने कड़वे अनुभव के बारे में लिखा, उनके प्रधान अध्यापक ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया। उन्होंने उनसे स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाया। जब उनकी कक्षा के अन्य बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तब वह झाड़ू लगा रहे थे। यह उनके लिए बहुत ही अपमानजनक था, है ना। उनकी डिग्निटी पर ये क्या कर रहा था? डिग्निटी को इफेक्ट कर रहा था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या थे? एक गरीब और दलित परिवार के स्टूडेंट थे, है ना। बाद में चल के वो प्रसिद्ध लेखक बने, दलित लेखक बने। तो उन्होंने अपनी जीवनी में क्या लिखा है कि जब वो छोटे थे और वो स्कूल जाते थे, तो क्योंकि वो दलित थे, इसलिए उनके साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था, असमानता का जैसा व्यवहार किया जाता था। उनके प्रधान अध्यापक, जो उनके प्रिंसिपल थे, टीचर थे, बाकी बच्चे जो बड़े कास्ट के बच्चे थे वो क्लासरूम में पढ़ रहे थे, लेकिन उनसे क्या किया जाता था? झाड़ू लगवाया जाता था, स्कूल साफ करवाया जाता था। वो तो जाते थे पढ़ने, वो झाड़ू पोछा थोड़ी ना करने जाते थे, लेकिन उनसे ये सब करवाया जाता था। एक बार उनके पिता ने इस तरह करते हुए देख लिया, तो उन्होंने प्रिंसिपल को, टीचर को डांटा और उनको घर लेके गए कि हमारा बेटा यहाँ पे पढ़ने आता है, ना कि झाड़ू पोछा करने। तो यहाँ पे दिखा ना आपको कि क्या इक्वालिटी मिली है लोगों को? नहीं। आज भी आप देखोगे कि बहुत जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप देखोगे कि जहाँ से पानी लिया जाता है, वहाँ से जो दलित लोग हैं, दलित का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। हमने पिछले क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि दलित का मतलब ही होता है टूटा हुआ, है ना, जो कि टूट चुके हैं, है ना। तो दलित जो एससी लोग होते हैं ना, शेड्यूल कास्ट के लोग, जिन्हें गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट बोलती है, वही लोग दलित है। दलित का मतलब होता है टूटा हुआ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये स्टोरी है, जिसमें आपको देखने को मिलता है, और उस स्टोरी में से ये पार्ट हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। ये आप इमेज देख सकते हो, ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। और ये एनसीईआरटी की का ये जो पार्ट है वो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, लेकिन मैंने आपको इतना समझा दिया तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जूठन किसकी आत्मकथा है, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे? एक दलित लेखक थे, जिन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जूठन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब हमने देखा ना एक स्टोरी के थ्रू कि किस तरह कास्ट बेसिस पे, जाति के आधार पे असमानता दिख रही है, ठीक है।
तो पोवर्टी इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ इनइक्वालिटी। अब पोवर्टी जो है वो सबसे बड़ा कारण है ना, वन ऑफ द मेन रीज़न है आपको असमानता का, इनइक्वालिटी की। क्योंकि देखिए जिनके पास पैसा है उनको बहुत ज़्यादा सामना करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो छोटी जाति से हैं, लेकिन गरीबी के कारण जो गरीब लोग हैं, जो कि दबे कुचले लोग हैं, उनके साथ इनइक्वालिटी यानी असमानता दिखाया जाता है। भारत में असमानता का मुख्य कारणों में से एक गरीबी है। जाति और धर्म भारत में असमानता का सबसे आम रूपों में से एक है। निचली जाति के लोग और दलित शोषित हैं और उनके साथ हमेशा भेदभाव किया जा रहा है। दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, यानी दलित वंचित वर्ग से संबंधित है, ठीक है ना। तो कास्ट एंड रिलीजन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। द लोअर कास्ट ऑफ पीपल and the Dalit are the exploited lot. They have always been discriminated against. Dalit means broken. Dalit belong to the unprivileged class. समझ में आया? वंचित लोग हैं, अनप्रिविलेज्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। तो आपको एक और स्टोरी यहाँ पे देखने को मिली कि कहाँ आपको असमानता मिलेगी। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं और आएगा भी, याद रखिएगा। ऑन द इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अगला आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है धर्म के आधार पर असमानता कैसे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, है ना। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो कि किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, मुस्लिम फैमिली के लोग हैं, है ना। और इनकी स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि कैसे इनको धर्म के आधार पर असमानता फेस करना पड़ रहा है। क्या है, अब ये क्या है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को क्या चाहिए रहता है, फ्लैट चाहिए रहता है, घर चाहिए रहता है। तो वो ब्रोकर से बोलते हैं कि हमें एक अच्छा सा फ्लैट दिला दो। तो ब्रोकर ने फ्लैट बताता है, वो जाते हैं, उन्हें फ्लैट पसंद भी आ जाता है। स्टोरी यही है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की कि उन्हें फ्लैट चाहिए रहता है शहर में। तो ऐसा नहीं है कि गांव या ग्रामीण क्षेत्र में आपको इनइक्वालिटी, आपको शहरों में, अब इन्हें फ्लैट चाहिए तो कहाँ चाहिए, शहर में चाहिए, है ना। मकान कहाँ चाहिए, रेंट से, शहर में चाहिए। तो इन्हें क्या देखने को मिल लेता है, अब इनके साथ क्या होता है, तो जब इन्हें घर पसंद आ जाता है, तो जब इनकी बात मकान मालिक से होती है, पहले तो ब्रोकर आपको फ्लैट दिखाया, ठीक है, उसके बाद जब आपको फ्लैट पसंद आया तो आप बात करोगे ना लैंडलॉर्ड से, जिनका घर है, तो उनसे आप बात करोगे, मकान मालिक से बात करोगे। तो मकान मालिक को जब ये पता चलता है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, तो वो मकान देने से मना कर देता है। तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धर्म के आधार पे आपको क्या देखने को मिला, धर्म के आधार पर असमानता देखने को मिला। रीज़न क्या बताता है कि ऐसा है कि आप लोग जो है वो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो अगर हम आपको मकान दे देंगे तो आसपास के लोग इसका विरोध करेंगे, तो हम आपको मकान नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे उनको धर्म के आधार पर मकान नहीं मिलता है। अंसारी वे आर ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड पीपल, दे वे आर नॉट गिवन ए फ्लैट बाय द लैंड लेडी सिंपली बिकॉज दे बिलोंग टू द अदर रिलीजन, है ना। तो यहाँ पे तीसरा एक और असमानता देखने को मिला कि एक कहीं पैसे के आधार पे, कहीं जाति के आधार पे, कहीं धर्म के आधार पर आपको असमानता देखने को मिल रही है। तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ फॉलो हो रही है, हमारे संविधान में तो है, हमारी गवर्नमेंट तो बोल रही है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल वे में ये आपको समानता देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन क्या मिला कि बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आर बैडली ट्रीटेड, देयर डिग्निटी इज हर्ट, यानी उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और उनकी डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान। उनके साथ क्या हुआ, उनको बहुत ठेस पहुंची, इससे उनको समझ में आता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, डिग्निटी क्या है, यानी गरिमा क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है ना, वो हम देखेंगे। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, गरिमा को पहचानना, है ना। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों की ही डिग्निटी होती है ना, पैसे वाले लोगों की ही डिग्निटी होती है। हर गरीब, हर छोटे से छोटे इंसान की क्या होती है, गरिमा होती है, डिग्निटी होती है, और उसको हमें बना के रखना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए हमें डिग्निटी पर किसी के सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो डिग्निटी का तात्पर्य क्या है, गरिमा का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य स्वयं को तथा अन्य व्यक्तियों को सम्मान के योग से समझना, यानी खुद को और दूसरों को क्या करना, समान अधिकार देना, उनके साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना, है ना,
उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना, यानी दिस रेफर टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थली ऑफ द रिस्पेक्ट। उनके रिस्पेक्ट के बारे में सोचना ही डिग्निटी होती है। अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है। आप सभी ने दीवार मूवी देखी होगी, ठीक है। दीवार मूवी में जब अमिताभ बच्चन जी छोटे होते हैं तो क्या उनके साथ क्या आपने ये इंसिडेंट देखा था दीवार मूवी में? 1975 की फिल्म दीवार में एक लड़का जो जूते पॉलिश का काम करता है, उस पर फेंके गए सिक्का उठाने से वो मना कर देता है। उसे लगता है कि उसके काम में गरिमा है और वह चाहता है कि उसकी फीस समान पूर्वक दी जाए। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि ये जो आते हैं ये पॉलिश करवाते हैं, ये बच्चा रोड पे बैठ के पॉलिश करता है, ये पॉलिश करा के इसको पैसे फेंक के देता है ये, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, उठ के खड़ा होता है और इसको ऐसा लगता है कि मेरी डिग्निटी हर्ट हुई है, मेरी गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ है। वो क्या बोल रहा है कि मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अपने मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ। मैंने आपको क्या किया है, आपके जूते को पॉलिश किया है, तो आपका काम क्या है कि मुझे क्या दो, पैसे को उठा कर दो, है ना, सम्मान सहित सम्मान पूर्वक दीजिए फीस को, जो भी चार्जेस है वो आप मेरे को सम्मान से। तो यहाँ पर भी डिग्निटी की बात, डिग्निटी का मतलब आपको समझ में आएगा, आत्मसम्मान गरिमा से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हर किसी का आत्मसम्मान होता है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, है ना, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, या भारतीय लोकतंत्र में समानता की क्या बातें बताई गई हैं। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को समानता का प्रदान किया गया है। इसका मतलब है कि देश के हर व्यक्ति, है ना, जिसमें सभी जाति, धर्म, जनजाति, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के पुरुष और महिला शामिल हैं, उनको समान माना गया है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन अ कंट्री इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। यानी हमारे संविधान तो ये कहता है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, ट्राइब हो, रिलीजन हो, है ना, पुरुष हो, महिला हो, सबको समानता का अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय लोकतंत्र कहता है, ठीक है, समानता की बात करता है। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को समान मानता है। पहले जहां लोगों को भेदभाव से बचाने के लिए कोई कानून ना था, अब ऐसी कई कानून हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों के साथ सम्मान और समानता के साथ व्यवहार किया जाए। कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब है कि देश के राष्ट्रपति से लेके कांता जैसी घरेलू सहायिका तक हर व्यक्ति को समान कानून का पालन करना है। यानी हमारे संविधान में क्या लिखा है कि चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटी सी हाउस होल्ड वर्कर क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, सबको क्या है, हर व्यक्ति को समान कानून का, यानी जो कानून है उस कानून को फॉलो करना है ना, उस लॉ को फॉलो करना है जो गवर्नमेंट ने बनाई है। चाहे वो राष्ट्रपति के लिए भी वही प्रावधान है और एक छोटे से छोटे वर्कर के लिए भी वही प्रावधान है। There is now law to ensure the people are treated with dignity and equality। यानी जो हमारा लॉ है वो हर पीपल के साथ डिग्निटी और इक्वलिटी के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दिस रिकॉग्नाइजिंग ऑफ इक्वलिटी इंक्लूडिंग द सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो समानता कि इस मान्यता में संविधान में कुछ निम्नलिखित प्रावधान शामिल है। अच्छा, क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में समानता को लेके? तो 3 प्रावधान आपकी एनसीईआरटी देती है। इस तीनों स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट आ सकता है आपकी अपकमिंग एग्जाम में। पहला प्रावधान हमारा संविधान समानता के आधार पे क्या बोलता है कि पहला यह है कि कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। पहला तो यही है कि कानून के सामने क्या है, हर व्यक्ति समान है ना, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हो या कोई छोटा सा वर्कर हो। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या महिला या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते उसके जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, है ना,
जन्म स्थान के आधार पे ऐसा नहीं करेंगे अरे ये तो बिहार से है, बहुत लोग बिहारियों से बहुत चिढ़ते हैं, तो अरे ये लोग बहुत, अरे ये बिहार से है, चाहे महिला पुरुष, इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारे संविधान में प्रावधान है। तीसरा हमारा संविधान का प्रावधान क्या बोलता है कि हर व्यक्ति को खेल के मैदान में, होटल, दुकानों और बाजार समेत सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच होनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति हर जगह जा सकता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कोई होटल हो, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे वो कोई भी बाजार हो, हर व्यक्ति हर जगह जा सकता है, उसमें यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं हो। यानी कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे आप किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इक्वलिटी बनी रहे, समानता बनी रहे, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, दो तरीके से इक्वलिटी वो क्या कर रही है, इक्वलिटी पर काम कर रही है। जैसे संविधान में कानून के अनुसार, यानी अलग अलग तरह के कानून बना रही है ना, वो कानूनों के थ्रू बहुत सारे लॉ बना के समानता को क्या कर रही है, तब समानता को, राइट टू इक्वलिटी पे काम कर रही है। दूसरा क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, सरकारी कार्यक्रम और योजना के माध्यम से ये जागरूकता फैला रही है कि हर व्यक्ति समान है और किसी को ये ना लगना चाहिए कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो गवर्नमेंट दो तरह से काम कर रही है, एक तो वो नए नए कानून ला रही है, दूसरा बहुत सारे स्कीम्स ला रही है, प्रोग्राम्स ला रही है, जिसके थ्रू देश में समानता बनी रहे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या है उन स्कीमों में। सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है मिड डे मील स्कीम, है ना, मध्याह्न भोजन योजना। इसके बारे में आपने सुना होगा, मध्याह्न भोजन योजना क्या है ये, जहाँ पे दोपहर का एक टाइम का खाना, है ना, बच्चों को दिया जाता है। जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में है, यानी 6 से लेके 14 साल के हर बच्चे को दोपहर का खाना सरकारी स्कूल में दिया जाता है। मिड डे मील की ये स्कीम यही बोलती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्या है ये मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम इज़ वन ऑफ द वेरियस स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन, यानी इक्वलिटी पर काम करने के लिए मिड डे मील की स्कीम बनाई गई। इक्वलिटी पे काम करने के लिए क्या, कि जब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति को, किसी भी धर्म, सब एक साथ बैठेंगे, सबको एक साथ खाना परोसा जाएगा और सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे और एक ही खाना खाएंगे। ऐसा नहीं कि अमीर बच्चों के लिए खाना अलग बनेगा, गरीब बच्चों के लिए खाना अलग बनेगा। और जो खाना बनाने वाली कुक होगी वो हो सकता है कि दलित जाति से बिलोंग करती हो, तो वो दलित जाति की महिला खाना बना के खिला रही है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि राइट टू इक्वलिटी पे काम हो रही है। जैसे कि हर व्यक्ति गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, हर जाति के लोग, अमीर गरीब सब जा रहे हैं, सब एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, और खाना बनाने वाली महिला भी हो सकता है दलित है ना। तो मध्याह्न भोजन योजना में यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। अंडर द मिड डे मील स्कीम ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल प्रोवाइड चिल्ड्रेन विथ कुक्ड फूड। कुक्ड फूड मतलब बना हुआ खाना, ऐसे नहीं अनाज नहीं दिया जाता है, बना हुआ खाना दिया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में से एक है। मध्याह्न भोजना के तहत सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध किया जाता है। अब क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट किया था, याद करिएगा, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जिसमें मिड डे मील की योजना को लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन चुका है और आने की संभावना पूरी तरीके से है कि ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य में सबसे पहले मिड डे मील स्कीम को चलाया गया था। तो वो राज्य कौन सा था, तमिलनाडु। और उसके बाद सभी सरकारी स्कूलों यानी अदर स्टेट में इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किया गया। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, जब क्या कोई भी स्कीम या कोई भी जो चीज़ गवर्नमेंट लागू करती है या प्रोग्राम लागू करती है, तो पहले छोटे स्तर पे उसका ये किया जाता है, चेक किया जाता है। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है छोटे स्तर पे, तब उसको बड़े स्तर पर लागू किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि तमिलनाडु स्टेट में, भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, वहाँ पे इस स्कीम को 6 महीने के लिए लागू किया गया था। वहाँ पे क्या देखा गया कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग क्या कर रहे थे, बच्चे को भेज रहे थे स्कूल, गरीब बच्चे भी आ रहे थे, सब बच्चे आ रहे थे वहाँ पे, और स्कूलों में इनरोलमेंट रेट बढ़ गया था। जहाँ 5 बच्चे आ रहे थे वहाँ 25 बच्चे आने लगे। किस कारण से
क्योंकि एक वक्त का खाना मिल रहा था। ऐसा पहले किया जाता था कि जब खाना नहीं मिलता था तो दोपहर का खाना खाने बच्चे घर आते थे और सेकंड हाफ में स्कूल जाते ही नहीं थे। तो ये एक दिक्कत थी, है ना। आधी पढ़ाई होती थी बच्चों की, आधी पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन दोपहर का जब से खाना ये मिड डे मील स्कीम के थ्रू मिलना स्टार्ट हुआ तो बच्चे क्या करने लगे, स्कूल रेगुलर हो गए, बच्चों की संख्या बढ़ी स्कूल में, है ना। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो 2 वक्त के खाने के लिए सोचते थे, तो वो भी स्कूल जाने लगे, खाने के ही लालच से जा रहे थे। लेकिन क्या बेसिक नीड, सबसे बेसिक नीड क्या होती है, भोजन होती है। अगर आपका पेट भरा होगा तो आपको कोई भी काम करने में मन लगेगा, है ना। मुझे पढ़ाने में मन लगेगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए ही आप पढ़ रहे हो। बेसिक नीड को फुलफिल करके बैठे भी हो आप पढ़ने, और पढ़ भी रहे हो ताकि आगे चल के आप जॉब ले सको, है ना। आप क्वालिफाई कर सको, ताकि आप अपने परिवार की बेसिक नीड जो खाना है उसको आप क्या कर सको, उपलब्ध करा सको। बस ये स्कीम यहाँ पे यही देख के लागू किया गया। बच्चों की जनसंख्या बढ़ी तो उससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अच्छा ये स्कीम सक्सेसफुल हो रही है, तो उन्होंने सारे स्टेट में, इंडिया के, भारत के सभी राज्यों में इस स्कीम को क्या किया, लागू करने का ऑर्डर दिया। और आज के डेट में हर राज्य में, हर जिले में आपको मिड डे मील स्कीम की योजना देखने को मिलेगी, जहाँ पे दोपहर का खाना मिलता है, जिसे हम मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको मिड डे मील स्कीम का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बच्चों को खाना सर्व किया जा रहा है, सरकारी स्कूल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अब एक और आपकी नई टॉपिक आ गई, इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी, यानी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अच्छा, अभी तक तो हम अपने देश में देख रहे थे भारत में क्या क्या असमानता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि सिर्फ हमारे देश में ही असमानता है। आपको अमेरिका जैसी, है ना, यूएसए जैसी डेवलप कंट्री में भी आपको असमानता देखने को मिलती है। यूनाइटेड स्टेट जो है, यूएसए जो है, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो वो भारत है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराना देश कौन सा है, जहाँ लोकतांत्रिक देश, तो वो है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर हम एक स्टोरी से समझेंगे कि वहाँ भी सब कुछ सही नहीं था। ठीक है, क्या है, रोजा पार्क का एक स्टोरी है जो कि अब आपको यहाँ पे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे भी आता है, ये चैप्टर ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्टोरी को समझिएगा। क्या है रोजा पार्क, यहाँ पे दिया है 1913 में जन्म हुआ था, 2005 में उनकी मृत्यु। वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। अफ्रीकन अमेरिकन कहने का मतलब क्या है कि अफ्रीकन अमेरिकन यानी वो मतलब वाइट नहीं थी। वाइट और ब्लैक लोग होते हैं ना, तो 2 तरह के लोग आपको अमेरिका में दिखेंगे। तो अफ्रीकी अमेरिकन थी। पहले क्या ये प्रथा थी ना कि पहले अमेरिका के लोग, जो यूएसए के लोग हैं, अफ्रीका से दास को लेके आते थे, स्लेव को लेके आते थे और उनसे काम करवाया जाता था। तो इस चलन में ना बहुत सारे ऐसे अफ्रीकी लोग जो हैं वो अमेरिका में बस गए। तो उनकी आज की जनरेशन कहाँ की कहलाएगी, अमेरिका की ही तो कहलाएगी। बहुत पहले आते थे, लेकिन जब वो बस गए तो बच्चे यही पैदा हुए, तो बच्चे कहाँ के हो गए, अमेरिका के हो गए। लेकिन उनको क्या बोला जाता है, अफ्रीकी अमेरिकन, है ना, जो थोड़े अलग दिखते हैं। तो वहाँ पे ये जो घटना है, ये घटना ये बताती है कि रोजा पार्क नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकन विमेन थी, है ना। तो वो क्या होती है कि वो जब काम से लौटती है, बहुत थके हुए काम से लौटती है, तो वो सीट पे, बस की सीट पर क्या होती है, बैठ जाती है। तो 1955 की ये घटना है। क्या हुआ था कि पहले वहाँ पर ये ऐसा कानून था, ऐसा वहाँ पर चलन था कि अगर कोई वाइट मैन, है ना, कोई गोरा आदमी बस में चढ़ा, तो जो भी अफ्रीकी अमेरिकन है उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी, या तो उसको पीछे जाके बैठना पड़ता था। तो उनके साथ घटना ये घटी कि जब वो थक के अपने काम से लौट के लंबे टाइम तक वो काम करके थक के बैठी थी, तो एक अमेरिकी आदमी जो गोरा था वो आके बैठा और उसने सीट खाली करने के लिए बोला कि आप सीट खाली कर जाओ, उठ जाओ। तो वो उन्होंने उठने से मना किया और वहाँ से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसको हम सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। कब स्टार्ट हुआ, है ना, कब यहाँ पर उन लोगों को मान्यता मिली, अब हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे, रोजा पार्क हमने पढ़ा कहाँ की थी, अफ्रीकी अमेरिकन थी। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे at work, she refused to give up her seat on a bus to white man on 1 दिसंबर 1955। कब की घटना है, 1 दिसंबर 1955 की घटना है। उन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया। हर रेफल दैट डे स्टार्ट ए यूज agitations against the unequal way in which African American were treated and which came to known as civil rights movement। तो यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे देखिए ये दुखी तो थे, हमेशा इन लोग के साथ गलत व्यवहार होता था, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आंदोलन की शुरुआत होती है, कोई ना कोई एक रीज़न मिल होता है। तो यहीं से वहाँ पे एक सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। रोज़ा पार्क 1913 से 1995 की बात है, मतलब 2005 में उनकी मृत्यु हुई होगी। एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी, काम के लंबे दिन से थकी हुई उन्होंने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति को बस में अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। उस दिन उनके इनकार ने अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ किए जाने वाले असमान व्यवहार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, और जिसे हम नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जानते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसको सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सिविल राइट मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो रोज़ा पार्क्स से रिलेटेड है। कौन थी वो, अफ्रीकी अमेरिकन। अफ्रीकी अमेरिकन यहाँ पे क्या है कि वो पूरी तरीके से अमेरिकन नहीं थी, नेटिव अमेरिकन नहीं थी, वो अफ्रीका से आए हुए उनके पूर्वज थे। रोज़ा पार्क ने इस आंदोलन की नेता बनी। कौन बनी, नेता बनी। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने जाति, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया। देखिए 10 साल तक संघर्ष चला, और कब मिला इन लोगों को अधिकार, 1964 में। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यही पूरी स्टोरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में वोट के अधिकार को किस नाम से जाना जाता है। हमारे देश में वोट का जो अधिकार है उसको किस नाम से जाते हैं, राइट टू वोट इन इंडिया इज नोन एज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीकन अमेरिकन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी जो अफ्रीकी अमेरिकन के साथ भेदभाव किया जाता था, कौन करते थे लोग, दक्षिण अफ्रीका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में। तो ये घटना कहाँ होती थी, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उसके बाद विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन इक्वलिटी एंड प्रोविडेड एनी काइंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात हम किस आर्टिकल में करते हैं, तो आर्टिकल 15 होगा, क्योंकि ये मैंने 6th क्लास में पढ़ाया है, अभी मैं समझा दूंगी आपको। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता को परिभाषित करता है और किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को रोकता है, तो वो है अनुच्छेद 15। क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, प्रोविड करता है, यानी कि किसी भी प्रकार के भेदभाव को क्या करता है, रोकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको एक इमेज के थ्रू समझाया था क्लास 6 में। समानता का आधार राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक हमको पढ़ना है, आर्टिकल 14 से लेके 18 में। ट्रिक मैंने बताया था, एक डाउट से एक से आपको क्या हो जाएगा, इक्वलिटी। डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, तो आर्टिकल 15 आ गया ना डिस्क्रिमिनेशन में, जिसकी बात हम कर रहे थे। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, यू फॉर अनटचेबिलिटी एंड टी फॉर टाइटल। ये मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा, आगे चल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए, हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो आप सभी को पता है। संविधान किसने लिखा था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, हमारा भारतीय संविधान के लेखक भी हैं, और उन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के जनक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम एंड इन 2001, यानी मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट किया गया था, 2001 में। कौन से स्टेट में, अभी हमने बात करी थी,
तमिलनाडु में, है ना। तो सबसे पहले मिड डे मील स्कीम भारत में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था 2001 में, तो वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। असर्शन एंड रीजन से है क्वेश्चन। मिड डे मील स्कीम एक सरकारी योजना है जिसके माध्यम से गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भोजन भी मिलता है। बिल्कुल सही बात है, ये है मिड डे मील स्कीम में। कर्नाटक भारत का पहला राज्य था जिसमें मिड डे मील स्कीम की योजना लागू की गई और उसके बाद सभी सरकारी स्कूलों में इस योजना का लागू करने के आदेश दिए गए। अब ये देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं अभिकथन और कारण से, असर्शन एंड रीजन से, कि क्या इस तरह का था। हमने किस स्टेट के बारे में अभी जस्ट पढ़ा है, कर्नाटक नहीं था, वो था तमिलनाडु। तो इसीलिए आपको एक एक चीज़ पढ़नी है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। मिड डे मील स्कीम इज द गवर्नमेंट स्कीम थ्रू विच द पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन गेट मील along with their education। कर्नाटक इज नॉट अ फर्स्ट स्टेट। कौन होना चाहिए, तमिलनाडु। तो हम किस स्टेटमेंट के साथ जाएंगे, असर्शन सही है लेकिन कारण स्टेटमेंट भी गलत है और कहीं यहाँ पे व्याख्यान हो नहीं रही है। तो हम किस स्टेटमेंट के साथ जाएंगे, ओनली ए इज करेक्ट के साथ जाएंगे, यानी हमारा ए ही एक ए जो असर्शन है वही सत्य है, रीजन गलत भी है और कहीं से व्याख्यान नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Every Indian citizen is equal before the law and he or she has to follow all the rules and regulation mentioned in constitution। यानी कानून के समक्ष प्रत्येक भारतीय नागरिक समान है और उसे संविधान में उल्लेखित सभी नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। ये बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा हर व्यक्ति संविधान के समान है, चाहे वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, सभी को समान नियमों का पालन करना होगा और दोषी पाए जाने पे समान रूप से दंडित किया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे जो असर्शन है वो असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है और यहाँ पे जो व्याख्या की जा रही है, कारण जो बताया जा रहा है वो भी बिल्कुल सही है। यानी इसको इस व्याख्या ये जो है, ये कारण जो है ये सही तरीके से पहले वाले स्टेटमेंट को व्याख्या कर रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइएगा। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है ए का। समझे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आपको हर चीज़ को और डिटेल से पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इसलिए फटाफट से क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अफ्रीकी अमेरिकी लोग को बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा क्योंकि वे ऐसे लोग थे जिनके पूर्वज गुलाम थे और वो सब अभी भी अपने जीवन में असमानता बताते हैं। भारत एक ऐसा लोग नहीं है जिनमें भेदभाव का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ऐसे कई लोकतांत्रिक देश हैं जो अपने नागरिकों के साथ असमान व्यवहार करते हैं और उन्हें सुविधा प्रदान नहीं किया जाता है जो कि अन्य नागरिकों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अफ्रीकी अमेरिकन के साथ भेदभाव हो रहा था और भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। दूसरे ऐसे बहुत सारे लोकतांत्रिक देश है जो कि अपने आप को लोकतांत्रिक बोल रहे हैं लेकिन वहाँ पे भेदभाव हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे कारण भी सही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार हम पढ़ लेंगे। अफ्रीकी अमेरिकन फेस ए लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज दे वेयर वन whose ancestors were slave and they still describe their life to be unequal. India were not only ones who face the discrimination because there is many democratic country who treat their citizen equally and are not provided with facility with another citizen are provided. So both statement are true and R is the correct explanation of A। यानी दोनों सही है और जो रीज़न है वो बिल्कुल सही है पहले का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने एक श्वेत अमेरिकी को अपने सीट देने से इनकार कर दिया था उनका नाम रोज़ा पार्क था। बिल्कुल सही है, उनका नाम रोज़ा पार्क था।
उनके इनकार करने के कारण अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ अधिक बुरा व्यवहार किया गया और इसलिए यह आज भी प्रचलित है। ये गलत है। जब उन्होंने सीट छोड़ने से मना किया था तो एक आंदोलन स्टार्ट हो गया था, सिविल राइट्स मूवमेंट, जहाँ पे आंदोलन 10 साल चला था और 1964 में उन्हें ये अधिकार मिल गया था कि हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति कहीं भी बैठ सकता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अधिकार मिला था। तो ये गलत है कि आज भी प्रचलित है, आज वो प्रचलित नहीं है। अगर आज भी वो प्रचलित होता तो बराक ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बनते। ठीक है, तो अफ्रीकी लेडी हुज रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू अ वाइट अमेरिकन वॉज रोजा पार्क, बिल्कुल सही है। ड्यू टू हर रिफ्यूजल द अफ्रीकी अमेरिकन वेयर ट्रीटेड मोर बैडली एंड हैंस इट इज, उनके इस व्यवहार से और ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा था, तो ये गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, अभिकथन सही है, असर्शन सही है, कारण जो है वो गलत है, स्टेटमेंट उसका भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए आज के क्वेश्चन के कारण थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी था। जब मैं क्वेश्चन वगैरह कराऊंगी तो और अच्छे से क्वेश्चन को समझाऊंगी, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।